Hello everyone, myself Dr. Swati Pathak and I am a cardiovascular thoracic surgeon. So our topic of discussion is our heart, and in this series I am going to take up the mitral valve first. हार्ट एक ऑर्गन है एंड उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके की खुद की डिजीज से ओवरऑल हार्ट की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है. तो उसी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे माइट्रल वाल्व को. माइट्रल वाल्व क्या है? माइट्रल वाल्व ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है उसको ये फ्लो का उसका पैटर्न डिसाइड करता है, राइट. माइट्रल वाल्व इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द बिशप्स माइटर बिकॉज उसकी शेप माइटर के जैसी होती है. माइट्रल वाल्व एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड बेसिकली इसीलिए माइट्रल वाल्व कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ किसे कहा जाता है, जिसमें उसके एन्युलस, लीफलेट्स, कॉर्डा टेंडिनी, पैपिलरी मसल्स ये नॉर्मल फंक्शनिंग तभी पॉसिबल है व्हेन माइट्रल वाल्व कॉम्प्लेक्स हमारा डिजीज फ्री हो, राइट. माइट्रल वाल्व कॉम्प्लेक्स की जैसे हमने बात की तो सबसे पहले हम उसके एन्युलस की बात कर लेते हैं, राइट. सो द एन्युलस जो होता है ये एक फाइब्रो इलास्टिक रिंग होता है. ये जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है यानी जब वो सिस्टोल में होता है तब इसका एलिप्टिकल शेप होता है, और जब हार्ट हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है, डायस्टोल में होता है, तो ये सर्कुलर शेप का हो जाता है, विच देयर बाय मीन्स इट इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर. यानी कि ये हार्ट के सिस्टोल या डायस्टोल के अकॉर्डिंग अपनी शेप को मॉडिफाई कर रहा है. और अगर यही मॉडिफिकेशन यानी कि जो इसकी डायनामिसिटी है अगर ये हैम्पर होती है तो हमारा फ्लो में जो ग्रेडियंट है, जो लीकेज है, दैट इज रिगर्जिटेशन जो ब्लड का हो रहा है वो डिस्टर्ब होगा, और ये हमारे बाकी के स्ट्रक्चर्स पे भी स्ट्रेन डालेगा. ठीक है, जो भी मैं टर्म्स बोल रही हूँ ये बेसिकली स्ट्रेन, डायनामिसिटी ये सारे समझ गए, राइट. और इसलिए हमारा जो जब माइट्रल वाल्व गड़बड़ होती है तो हमें उसका एन्युलस का डायामीटर, एन्युलस की हाइट, उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, इंटरकमिशरल डायामीटर, ये सारी चीज़ें हमें उसकी मेजर करके अगर हम करेक्टिव सर्जरीज, करेक्टिव रिपेयर सर्जरीज प्लान कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर हमें करेक्टली उसके सारे डायामीटर्स एंड मेजरमेंट्स का पता होगा. एन्युलस के बाद हम जल्दी से स्विच करते हैं लीफलेट्स पे. तो लीफलेट हमारे जो माइट्रल वाल्व के होते हैं, एक होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड कमिशरल लीफलेट. जो एंटीरियर लीफलेट होता है ये हमारी जो एक और इम्पॉर्टेंट वाल्व है एओर्टिक वाल्व, ये उसके साथ कंटिन्यू हो जाता है. उसकी जो फाइब्रस टिश्यू है. जो पोस्टीरियर है वो म्यूरल या वेंट्रिकुलर लीफलेट उसे कहते हैं, एंड हमारा तीसरा कमिशरल लीफलेट होता है. जो लीफलेट्स होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उनका जो कोएप्टेशन वाला एरिया होता है वो काफी ज्यादा होता है. इस वजह से ये उन दोनों का अगर हम इंडिविजुअल एरिया को ऐड कर देंगे तो वो हमारे माइट्रल वाल्व के एरिया से ज्यादा होगा, क्योंकि ये कोएप्टेशन ही है जो बेसिकली ब्लड को वापस से एलए में, लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोक पा रहा है. और अगर अनड्यू स्ट्रेस पड़ता है हमारे लीफलेट्स पे या अगर उधर से वो ढंग से कोएप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं तो ये हमारे जो पैपिलरी मसल्स होती हैं या कॉर्डाई टेंडिनी जो होते हैं उन पे भी ये स्ट्रेन डालते हैं और वो वहां से रप्चर भी कर सकते हैं. एएमएल जो हमारा होता है एंटीरियर माइट्रल लीफलेट, ये रफली एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है और इसका ट्रू एन्युलस जो जहाँ पे है वो ट्रू एन्युलस नहीं होता. और जैसा कि मैं पहले बता चुकी, ये असेंडिंग एओर्टा जो हमारी वॉल है ये उसी के साथ जाके कंटिन्यू हो जाता है. तो जो एओर्टिक वाल्व जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एओर्टिक वाल्व और एंटीरियर माइट्रल लीफलेट ये एक ही
तरह से आप एक को कट करते चलोगे तो फाइनली आप एंटीरियर माइट्रल लीफलेट पे लैंड कर जाओगे, अगर आप एओर्टिक वाल्व को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कट करोगे तो। और जो पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट होता है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके ऑब्लिकली उससे टच होते हुए हमारी जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो आती है। तो हम जब उसका ऑपरेशन करते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हम किसी भी न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स, न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो भी हमारी वेल्व्स के अराउंड हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करें, बिकॉज हम जब सारे टिश्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं देन ओनली हमारी सर्जरी सक्सेसफुल होती है और हमारे कॉम्प्लिकेशंस उतने ही कम और रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होते हैं। जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास में है माइट्रल वेल के, वो हमारा जो हमारी एवी नोड होती है, बंडल ऑफ हिल्स होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का जैसे मैंने बात बताया वो भी होता है। पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट हमने देख लिया कितना इम्पोर्टेंट उसका स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये हम समझ गए। जो कॉर्डाई टेंडिनी होते हैं बेसिकली हमारी दो पैपिलरी मसल्स होती हैं और ये जो दोनों पैपिलरी मसल्स हैं वहाँ से फाइब्रस स्ट्रिंग्स के जैसे कॉर्डाई टेंडिनी निकले होते हैं और ये हमारे एएमएल और पीएमएल में जाके अटैच होते हैं और ये कॉर्डाई टेंडिनी ही होते हैं जिनसे बेसिकली हमारी लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल पैपिलरी मसल्स को रेगुलेट कर पाती हैं कि हमारा लीफलेट कितना ओपन होना है। अगर वो अच्छे से कोएप्ट हो रहा है इस तरीके से तो ये अच्छे से फंक्शन हो रहा है। अगर यहीं पर कॉर्डाई टेंडिनी हमारा फंक्शन है, एन्युलर डायलिटेशन की वजह से कोएप्टेशन ही ना हो पाए या ये पूरा ऊपर प्रोलैप्स हो जाए और ये रिगर्जिटेशन जैसी डिजीज रिजल्ट हो सकती है। हमने इसलिए आज जाना कि कैसे एएमएल, पीएमएल, एंटीरियर माइट्रल लीफलेट, पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट, कॉर्डाई टेंडिनी, पैपिलरी मसल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल, ये पांचों स्ट्रक्चर्स जब एक सिंक्रोनिसिटी में फंक्शन करते हैं तभी हमारा माइट्रल वाल्व प्रॉपर फंक्शन कर पाता है और ब्लड बिना किसी मेजर ग्रेडियंट, बिना किसी रेस्ट्रिक्टिव फोर्सेस के या बिना किसी लीकेज यानी रिगर्जिटेशन के अच्छे से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसमिट हो पाता है। थैंक यू।